हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भी बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर पर हम किस चीज़ की वैल्यू निकालना चाहते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन से कंसेप्ट को यूज़ करेंगे भाई? इट विल बी बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में आपने कंसेप्ट पढ़ा था, उसको हम सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। किस तरह से? ये मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है, और इसमें से करंट को फ्लो करवाया जा रहा है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर है। इस डायरेक्शन से मान लीजिए हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में एक स्मॉल पोर्शन को सिलेक्ट किया था, ऐसे ही एक स्मॉल पोर्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी लेंथ कितनी लेंगे? DL, और इसको ज्वाइन करेंगे हम किस पॉइंट से? सेंटर ऑफ द कॉइल से। अब यहाँ पर देखिए, ये पोर्शन जो है इस सेंटर के साथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है भाई? 90 डिग्री। तो इसके बेस पर अगर ये आप R लेकर चल रहे हैं, और ये हमारे पास करंट एलिमेंट हो जाएगा आइडियल। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना लेकर चल रहे हैं? I। तो इसके सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dB को लिखा जा सकता है बायोट-सेवर्ट लॉ के बेस पर μ0/4π IDL साइन थीटा। साइन, अब थीटा कौन सा एंगल? R। इस DL के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो साइन 90/R²। अब साइन 91 होता है, तो ये आ जाएगा μ0/4π IDL/R²। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण निकली। ऐसे ऐसे DL कंपोनेंट इस पूरी सर्कुलर कॉइल पर बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस पूरी सर्कुलर कॉइल के कारण इसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे भाई? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। DB की वैल्यू आपके पास ये है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B का रिजल्ट निकालने के लिए दोनों साइड में क्या कर देंगे भाई? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो DB का इंटीग्रेशन तो हमारे पास B आ जाएगा, और राइट साइड में μ0/4π I/R², और DL यहाँ पर इंटीग्रल लग जाएगा भाई। अब DL के इंटीग्रल का मीनिंग क्या होगा? ऐसे ऐसे DL जितने भी कंपोनेंट इसकी सर्कमफ्रेंस पर लाई करें, उन सब का सम बताइए इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो उसके बेस पर इस रिजल्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है μ0/4π I/R², और ये आ जाएगा भाई 2πR। अब देखिए, एक R से एक R कैंसिल आउट, और B का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा μ0/4π, 2π को इधर ले आइए, 2π I/R, which will be the required value of magnetic field at the center of a circular coil carrying current I। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास। अगर इसको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इनफाइनाइट लेंथ लेकर चले थे, तो वहाँ पर हमारा फार्मूला आया था μ0/4π 2I/R। तो उस फार्मूले के साथ भी इसको रिलेट करके याद रखा जा सकता है। वहाँ पर हम पाई नहीं लेते थे, लेकिन जब सर्कुलर कॉइल की बात आएगी, उसे सेंटर पर बात आएगी,
तो वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पाई और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद भाई अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्पेशल केस लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। स्पेशल केसेस कौन कौन से स्पेशल केस होंगे? मान लीजिए कोई आर्क दे रखी हो और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए। ये आर्क है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इस आर्क को बनाया गया है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है और ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही हो, अगर थीटा एंगल बना रही हो तो इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की अच्छा एक इसमें डायरेक्शन का केस रह गया था भाई। यहाँ पर सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मैग्नीट्यूड तो ये आ गई थी। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो देखिए करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये पॉइंट इसकी कौन सी साइड में आ रहा है, राइट साइड में। अगर पॉइंट राइट साइड में आए करंट कैरिंग कंडक्टर के तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी भाई? इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इस सर्कुलर कॉइल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर ये हमारे पास कहाँ पर होता, अगर ये पॉइंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इस साइड में आ जाता, लेफ़्ट साइड में आ जाता, मीन्स इस कॉइल को हम इधर घुमा देते, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो किस साइड में रहती है भाई? आउटवर्ड साइड में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इफ पॉइंट P लाइज, पॉइंट यहाँ पर तो कौन सा है भाई? O। इफ पॉइंट O लाइज ऑन राइट साइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर पॉइंट O राइट साइड में लाई कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be, direction of magnetic field will be in inward direction. And if point O lies on left side of current carrying conductor, अगर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be in outward direction. अब आउटवर्ड और इनवर्ड का क्या केस है? ये पेज है, इसके अपर साइड में अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं तो ये बोली जाएगी आउटवर्ड, और अगर इस पेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं तो फिर वो क्या बोली जाएगी? इनवर्ड। मीन्स प्लेन के अपवर्ड साइड में जो डायरेक्शन आ रही है वो बोली जाएगी आउटवर्ड, और इसके नीचे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ली जा रही है तो वो बोली जाएगी भाई इनवर्ड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको समझाया गया। इसके बाद देखिए भाई, अब ये बार बार यूज़ होगा। अब ये देखो, यहाँ पर हम कोई क्या ले रहे थे? सर्कुलर लूप ले रहे थे, और उसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं।
तो यहाँ पर बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर कौन सी डिस्टेंस है, ये आर है, और साथ में लिया जाएगा थीटा, ये एंगल, और थीटा यहाँ पर किस में लिया जाएगा, वेयर थीटा विल बी इन रेडियन, थीटा किस में लिया जाएगा भाई, रेडियन में लिया जाएगा। रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप बताया था आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो उसके बेस पर रेडियन में कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 30, 3 6 18, इट विल बी पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से आपने उस एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये तो भी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये देखिए क्या ये वही कहानी नहीं बनी। अब करंट इधर आ रहा है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ये पॉइंट राइट साइड में लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई करेगा। अब आप कहेंगे यहाँ से तो लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है, हमने करंट की डायरेक्शन के बेस पर देखना है। ये करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की अगर राइट साइड में लाई कर रहा हो तो वो किस वहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अब राइट साइड में बताया था इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स नीचे की तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसके बाद भी अगला केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। दो सर्कुलर कॉइल ले रखी हैं और वो आपस में क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रही हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई कर रही हैं, और इसके सेंटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए। ठीक है, इन दोनों सर्कुलर कॉइल में करंट हम फ्लो करवा रहे हों, मान लीजिए I1 जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है और I2 जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी भाई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किस कॉइल के कारण, इस कॉइल के कारण, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो लाई करेगा। अब ये देखिए, ये हम सर्कुलर कॉइल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब अगर इस कॉइल की डायरेक्शन की बात की जाए तो देखिए ये डायरेक्शन आ रही है और ये पॉइंट इससे किस साइड में लाई कर रहा है भाई, ये लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी भाई, कौन सी कॉइल के कारण रहेगा, ये हमारे पास इस कॉइल के कारण, और इसमें हम कौन सा करंट फ्लो करवा रहे थे भाई, I1 करंट फ्लो करवा रहे थे। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास ये B1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस कॉइल की बात करते हैं तो इस कॉइल के भी ये पॉइंट किस साइड में लाई कर रहा है भाई, लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है। तो इसमें भी कहाँ पर डायरेक्शन रहेगी भाई, आउटवर्ड, आउटवर्ड रहेगी। तो ये डायरेक्शन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी भाई B2। तो दोनों कॉइल के कारण दो मैग्नेटिक फील्ड बन गए। अब इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच से पास होने वाली लाइन के रूप में लिया जाएगा और वो B के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो थर्ड टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब B1 की वैल्यू
वही सर्कुलर कॉयल का केस। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा था, ये I1 था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सर्कुलर कॉयल है तो 2 पाई I1 अपॉन इसकी पहले वाले कॉयल की रेडियस मान लीजिए हमने R1 ले ली, तो R1 आ जाएगा। और भाई B2 की बात करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई I2 अपॉन R2। अगर इसमें भी आपको क्या दे रखा हो, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I दे रखा हो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R दे रखा हो, तो B1 और B2 के रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो उसके बेस पर B का रिज़ल्ट क्या निकलेगा फिर यहाँ से, B इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, और दूसरी भी यही टर्म आ जाएगी। तो इसके साथ हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर रूट। अब ये क्योंकि यहाँ पर इसका क्या था, स्क्वायर था, तो इसके साथ तो पूरी टर्म के साथ क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर लग जाएगा। और ये तो क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पर, ऐड करने के बाद ये 2 आया है, तो ये तो √2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएगा। इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन R, और साथ में क्या लग जाएगा भाई, √2। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा भाई। अगर 2 कॉइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं, तो वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन अभी हमने रिजल्ट निकाल ही लिया, आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर रहेगी, क्योंकि दोनों ही कॉइल्स के पॉइंट जो लाई कर रहा है, सेंटर जो लाई कर रहा है, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है, और लेफ़्ट साइड में आपको डायरेक्शन बताई थी आउटवर्ड। इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, अगर 2 सर्कुलर कॉइल हम लेकर चल रहे हैं और वो उन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, कॉन्सेंट्रिक है, और यहाँ पर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए तो उनकी डायरेक्शन ऑफ करंट सेम दे रखे हों, और इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिज़ल्ट आपसे पूछा जाए, तो क्या वहाँ पर वैल्यू जो है लाई करेगी। यहाँ पर अब देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप अंदर वाली कॉइल के लिए निकालेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बाहर वाली के लिए निकालेंगे। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B इट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 होगा। B1 की अगर बात करते हैं तो वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, अगर करंट दोनों में सेम फ्लो करवाया जा रहा है, ये I, तो I अपॉन R की बात करते हैं तो R अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अंदर वाली की रेडियस R1 है, बाहर वाली की रेडियस R2 है, तो ये आ जाएगा 2 पाई I अपॉन R1, और B2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R2। नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का सम होगा, तो B इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R2। देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, अब इसमें तो दोनों कॉइल्स में जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी, सेम थी। एक केस ये भी हो सकता है कि
इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो। ये एंटी क्लॉकवाइज ले ली जाए, ये क्लॉकवाइज ले ली जाए। तो उस केस में अगर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू पूछी जाए तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर B2 का जो साइन है, एक यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगा और दोनों की मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगी। B1 इज इक्वल टू B2, बुट इसके इक्वल रहेगा म्यू नॉट अपॉन, इक्वल तो नहीं रहेंगे भाई, रेडियस अलग अलग होगी ना। तो ये हमारे पास R1 और ये हमारे पास R2 इक्वल नहीं आएंगी भाई। B1 की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R1 और B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R2। नेट मैग्नेटिक फील्ड अब पिछले केस में जो सम के रूप में लिया जा रहा था वो यहाँ डिफरेंस के रूप में आ जाएगा, B1 माइनस B2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे भाई जिसमें हमने कौन से कंसेप्ट को यूज़ किया, सेंटर एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। इसके बाद देखिए भाई